अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक औरत के जमाल का केस, दिखाएंगे खूबरू लाल का केस। कहानी है जिला राजनपुर की। अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया मेरी कहानी में। मुझे कहते मैं अपनी बेटी का सदका उतार कर तुम्हें दे देता। मुझे तो पहले इस पर शक था। चलो लाग गए, चल। पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन से मुकदमे हैं जेरे तफ्तीश। हमारे मुल्क में सरदारों और वडेरों की पहुंच कहां तक है, यह कोई नहीं जान सकता, और अगर कोई जानने की कोशिश करे तो उसे मुंह की खाना पड़ती है, क्योंकि सरदार और वडेरे अपने फैसलों से सजाते हैं अपने डेरे। मगर कैसे, आइए देखते हैं। रोजान पंजाब की आखिरी तहसील और 3 सूबों के संगम पर वाक़े है। इसकी एक जानिब कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला और बलोचिस्तान, दूसरी जानिब दरियाए सिंध रवां दवा है, जबकि इसके जुनूब की जानिब सूबे सिंध शुरू होता है। रोजान और इसके नवाह में रहने वालों की अक्सरियत बलोच कबाइल की है, जिन पर उनके कबीले के सरदार और वडेरे हुकूमत करते हैं। नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द इस इलाके में आज भी गरीबों की जिंदगी का फैसला सरदारों और वडेरों के डेरों पर होता है। यहाँ आज भी औरतों को फरसूदा रस्म रिवाज यानी कारोकारी और वनी के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी से जमीन लेनी हो या किसी की किसी से दुश्मनी हो, या शौहर के दिल में दूसरी शादी का ख्याल आ जाए, तो वो अपनी पहली बीवी और बेटियों को कारी करार देकर मौत के घाट उतार देता है। यहाँ के सरदार और वडेरे ही अवामी नुमाइंदे बनकर असेंबलियों में पहुँचते हैं। अपने कबीलों के फैसले मुल्की नहीं, अपने कानून और सोच के मुताबिक करके सजाएं तजवीज करते हैं। मगर जब खुद कोई जुर्म कर लें तो बाअसर होने की वजह से मुल्की कानून की ताबेदारी को भी पसे पुष्ट डाल देते हैं। इन्हीं सरदारों और वडेरों के हाथों में खिलौना बनकर खेलती है इलाका पुलिस, क्योंकि इसी तरह वो यहाँ बसने वाले गरीबों से पैसे बनाती और माल खाती है। इसी रुझान से कुछ दूर डेरा अब्दुल रज़ाक मजारी में मलिक बरादरी से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान आबाद है। ये खानदान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेतीबाड़ी करता और भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करता। इनकी जमीन के 7 जमीनें थीं सरदार अब्दुल रज़ाक मजारी की, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, और उसकी जमीनें संभालता है उसका बेटा फहद मजारी। ये है फहद मजारी, जिसका तारुफ सिर्फ ये नहीं कि ये रुझान के एक मरहूम सरदार का बेटा है, बल्कि अब ये खुद उस विरासत में मिलने वाली सरदारी के मनसब पर फाइज है। फहद मजारी अपने इलाके के एक और मकामी सरदार और मौजूदा MPA आतिफ हुसैन मजारी का करीबी रिश्तेदार भी है। इसीलिए इलाका पुलिस इन सरदारों से घबराती है,
क्योंकि इनके पास सरदारों और वडेरों को मजबूत बनाने वाली दोनों चीजें हैं, पैसा और असरो रसूख। फहद मजारी शादीशुदा और अपनी जमीनों से 8-10 किलोमीटर दूर रिहाइश पजीर है, मगर वो अक्सर अपनी जमीनों पर भी आता जाता रहता है, क्योंकि यहाँ भी इसका डेरा मौजूद है। अपने डेरे पर वो अक्सर अपने दोस्तों और अरबाब इख्तियार को बुलाकर उनकी दावतें करता और अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाता रहता है, ताकि उसका लोगों पर दबदबा कायम रहे। इसी फहद मजारी के डेरे के करीब रहती थी मलिक कबीले की 24 साला लाल खातून, जिसे अल्लाह ताला ने हुस्नो जमाल का नमूना बनाया था। वो खूबसूरत भी थी और खूबसीरत भी। लगता था गुदड़ी में लाल है, इसी निस्बत से उसका नाम घर वालों ने लाल खातून रखा था। लाल खातून जहां से गुजरती, आसपास मौजूद हर नजर उसका ताक़ुब करती, मगर वो कभी भी किसी को खातिर में ना लाती और अपने काम से काम रखती। एक रोज इन्हीं के इलाके का सरदार फहद मजारी अपने डेरे पर मौजूद था। सामने से गुजरती लाल खातून को देखकर उसके दिल में एक भलाई का ख्याल जागा। वो चाहता था लाल खातून की शादी कराना, ताकि किसी शिकरे की उस पर नजर ना पड़े। अपने इसी ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए उसने लाल खातून के घर वालों और उसके करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात बनाना और उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। मगर उसका यूं उनके घर आना माँ बाप को पसंद नहीं था। दिन गुजरते रहे। एक दिन फहद मजारी ने लाल खातून के चचा मेहरदीन और जमालदीन से मिलकर उसकी शादी इसी इलाके के एक शख्स से कराने का मशवरा दिया। जब लाल खातून के वालिदैन पर इस शादी के लिए दबाव डाला गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि फहद मजारी जिस शख्स से लाल खातून की शादी कराना चाहता था वो एक 60 साला बूढ़ा और पहले से शादीशुदा था। अंदर की बात ये थी कि फहद मजारी खुद भी इस लड़की के हुस्न का असीर था, जिसे उसने जाहिर न किया था। इसीलिए वो लाल खातून की शादी उस बूढ़े शख्स से करवाकर अपना मकसद पूरा करना चाहता था, मगर लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। उधर फहद मजारी लड़की के रिश्तेदारों पर बार बार इस शादी के लिए दबाव डाल रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हो रहा था, जिससे उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फहद के दबाव की वजह से लाल खातून के घर वाले परेशान थे। एक रोज उन्होंने फहद मजारी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उससे जान छुड़ाने के लिए अपनी बेटी की शादी खामोशी से करीबी रिश्तेदार लड़के कलीमुल्ला से कराने का फैसला किया, ताकि ये मामला खत्म हो जाए। इस तरह 29 जून 2011 के दिन कलीमुल्ला और लाल खातून ने घर वालों की मर्जी से खानपुर जिला रहीमयार खान में कोर्ट मैरिज करने के बाद वहीं एक गांव में रिहाइश इख्तियार कर ली। जब लाल खातून के रिश्तेदारों और फहद मजारी को इस शादी का इल्म हुआ तो उसके अरमानों पर ओस पड़ गई। उसने लाल खातून के चचाओं को कहकर थाना रुझान में कलीमुल्ला के खिलाफ लाल खातून को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। थाने में पर्चा दर्ज होने का पता चलने पर नौब्याहता जोड़ा जो खानपुर के करीबी गांव में खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहा था, परेशानी से दो चार हो गया। मगर इसके चंद रोज बाद ही 6 जुलाई 2011 के दिन
लाल खातून ने अपने शौहर कलीमुल्लाह के साथ इलाका मजिस्ट्रेट राजनपुर के सामने बयान दिया कि उसने कलीमुल्लाह के साथ शादी अपनी मर्जी से की है, इसलिए कलीमुल्लाह के खिलाफ इगवा का पर्चा झूठा है, उसे खारिज किया जाए। इस तरह अदालत ने कलीमुल्लाह के खिलाफ इगवा का मुकदमा खारिज कर दिया। इस बात का पता चलते ही 24 जुलाई 2011 के दिन लाल खातून के चचा और रिश्तेदारों ने फहद मजारी की सरपरस्ती में कलीमुल्लाह के घर वालों को उनके घरों और जमीनों से बेदखल कर दिया। इस तरह न सिर्फ उनका तमाम घरेलू सामान और मवेशी कब्जे में ले लिए, बल्कि उनकी गंदुम और प्याज की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे भी तबाह कर दिया। मुतासिरा खानदान अपने बच्चों और औरतों समेत मजबूर होकर कच्चे के इलाके में 2 दरियाओं के दरमियान खुश्क जजीरे पर एक बलोच कबीले बनु खातिर बख्श के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हो गया। जब इस मुतासिरा खानदान ने अपने घर और जमीनों पर कब्जे का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना रुझान से रुजू किया, तो SHO रुझान मलिक शौकत ने मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। लाल खातून केस में आगे क्या हुआ, यह हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए एक मजारी सब पे भारी, लाल केस में फिर क्या हुआ। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे लाल खातून के केस की। कलीमुल्लाह की अपनी रिश्तेदार खूबरू लड़की लाल खातून से पसंद की शादी ने उसके तमाम घर वालों को दरबदर कर दिया। 6 जुलाई 2011 पुलिस का इनकार सुनने के बाद कलीमुल्लाह और उसके घर वालों ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का रुख करते हुए पिटीशन दाखिल कर दी। इसी दौरान लाल खातून ने शौहर कलीमुल्लाह को बताया कि वो उम्मीद से है। दोनों मियां बीवी इस बात पर खुशी से सरशार थे। इसी दौरान कलीमुल्लाह के वालिद ने उसे आकर बताया कि 22 नवंबर 2011 के दिन उनकी मुल्तान बेंच के सामने पेशी है। दोनों मियां बीवी मुकर्ररा तारीख पर अदालत में पेश हो गए। अदालत से फरागत के बाद वो तीनों राजनपुर टैक्सी स्टैंड पहुंचे, जहां से उन्होंने लाल खातून के वालिदैन तक जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली और मंजिल की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त शाम 4 बजे का वक्त था। शाम 5 बजे उन्होंने रुझान टोल प्लाजा क्रॉस किया। मगरिब का वक्त हो चुका था। अभी वो यहाँ से चंद किलोमीटर आगे डेरा अब्दुल रज़ाक के करीब ही पहुँचे थे कि मोटरसाइकिलों पर सवार लोगों ने उनका रास्ता रोककर पिस्तौल दिखाने के बाद कार की पिछली सीट पर बैठी लाल खातून को नीचे उतारा और साइड पर ले गए। पेशिया हाईकोर्ट मैं लोग में महीना था अगर सो रोगा तो वाला था तो हमारा मैं लोग जगह से मुझे किस्त बनता था मुंशी जमल दिन ये बाल्टी मैं कख ने भी बा गरीब हूँ मैं कसल कोई खासी। चंद ही सेकंड्स बाद कार में दुबके बैठे कलीमुल्लाह और उसके वालिद को अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें आई, जिन्हें सुनकर वो और सहम गए। जिसके बाद मुल्जिमान मौके वारदात से मोटरसाइकिलों पर बैठकर फरार हो गए। कलीमुल्लाह फौरन गाड़ी से उतरकर अपनी बीवी की तरफ भागा, मगर वो हलाक हो चुकी थी। उसने अपने वालिद को उसकी लाश के पास छोड़ा और खुद टैक्सी कार में बैठकर FIR दर्ज कराने थाना रुझान रवाना हो गया, जहां उसी रोज रात 10 बजे
लाल खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगले दिन 23 नवंबर 2011 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लाल खातून का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में उसकी हलाकत की वजह फायरिंग को बताया गया था। उस वक्त वो 5 माह की हामला थी। छोकरी जरा फिरता हाई कोर्ट आगोल पेशिया दाइया पे बच्चे में लोग वाजा फजिया दती छोकरी दौर जरा फिठा स्तेस जुल्म क्लास में गु मैं चुक्का बर गया था, मैं चुक्का लग कुट गया था, मैं चुक जुते जुंडा पटना वर गया चर कखन लगा कब मैं चुक्का गियल त्या रुक ना दुरती यार होगा। दर्ज होने वाली एफआईआर में फहद मजारी का नाम भी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल करने की दरखास्त दी गई थी, मगर थाना रुझान के एसएचओ ने भारी नजराना वसूल करके दरखास्त में से उसका नाम ही निकलवा दिया। दान चिते में देगार चिते में पोला चिते में तरप चिते में हीरा चिते में आवी चुके वर्ते थिंडा नंबर दान गल दुश्मन कथे गिरन पर पे वर्ते कथे लपे दे कथे ने में चुक लंगण में सरकार दान में जारी मिरू या मैं फैसला खने दाने स्तान में मदी स्तान भरी बगत नहीं चुके ला पर नाम में बैठा ने का थरते दगा जरा पर जुल्म भी दे रहा हूं मैं कार भी दे रहा हूं। थाना रुझान के एसएचओ का कहना है उसने 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुकदमा नंबर 182/11 मजून 302 148 149 कलीमुल्ला खान दश के बयान पर दर्ज किया है, जिसमें मुसम्मात लाल खातून कत्ल हुई है, जिसके 6 मुल्जिमान को मैंने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे इंशाअल्लाह रिमांड पर है, असला भी बरामद करेंगे और उनको इंशाअल्लाह सजा कानून के मुताबिक दिलाएंगे। बकाया मुल्जिमान के खिलाफ भी रेड किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ये हैं वो 6 मुल्जिमान जिन्हें लाल खातून के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि बाकी मुल्जिमान कहां हैं? वो अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? या थाना रुझान का एसएचओ उन्हें गिरफ्तार करना ही नहीं चाहता? इस बात की तफ्तीश कौन करेगा? उसी थाना रुझान का एसएचओ या फिर आला अफसरान? उधर कलीमुल्ला ने अपनी बीवी भी गंवाई और घर और जायदाद से भी महरूम हुआ। अब ये पूरा खानदान जंगल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जुल्म भी दिए, मैं कारोबार करें, कुल सरदारी नाम है, कुल कहर भी दिए, मैं रुल हसूं, मैं दिगार बैठा है, मैं मदी बैठा है, मैं जायदाद बैठा है, मैं हर चीज बैठा है, बकाया आखिरी ने मैं छोखर जाके था, मैं कहर भी दिए, मैं कहते हैं हर के कहर भी धने वक्त था, मैं जन था, मैं नंदा जन वक्त में मैं मारसी जनू होते नंदा जन टाइम हची हर मठ में मैं जनू हवा मठ में मैं टकरूसी में जनू। इस जंगल और बयाबां में इस खानदान का कोई पुरसाने हाल नहीं। न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए रोटी, न जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए पैसे। महावीर अलादा सुन में कई कखन भी हर चीज ने पुलिस पकड़ी ने थाना पकड़ी ने हर चीज पकड़ी में हर चीज ठो लेटिया सू हर चीज सू में कोई कख न बन गए अल्लाह नाम से मारा बरला वक्त ने दान ने मेरे फिंडदा मत निंदा दाना वर्गा मैं कख नहीं अल्लाह नाम से चौथा गिनदा गोदरे लगा कत्तियों कत्ते गिनती गए मारा मुश्क वर्तिया रहा मारा मकोड़ा वर्तिया रहा। पुलिस फाइल टीम ने जब इस कहानी के मरकजी किरदार फहद मजारी से राब्ता किया तो वो बड़ी मुश्किल से अपना मौकफ देने पर तैयार हुआ और इंतहाई होशियारी से अपना दामन इस वाक़े से बचाता रहा। मैं चौकी थे मेरी हाजिरी चौकी थे असन क्यों कहना कतल करूँ असल क्या लोड़ है असा इन्हें थोड़ी सपोर्ट की थी भाई इन्हें मिसाल लड़की के आगे ये छोकरी बयान देगी दल ये उसका किस्सा खत्म देगी छोकरी वो जल्दी पेन तू मेरे को खाम खा इल्जाम मेरे खिलाफ पर्चा दे मैं शरीफ आदमी हाँ खानदानी आदमी मेरे को ये शायरी करने की लोड़ ही कहने को शायद असा कहना क्यों कहना कतल करूँ उसको क्या लोड़ है। दूसरी जानिब लाल खातून के माँ बाप का कहना है उनकी बेटी ने बगैर इजाजत कलीमुल्ला के साथ अदालत में जाकर शादी की। इसमें उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी, न उसे उन्होंने कलीमुल्ला के साथ भेजा था। यहाँ दौरी में उठा कोले अगवा हाथ तुम्हें बंदा ते ढके दिया जखे खदिया जखियां दार छा अगवा हाथ खड़ा उठे मी चुख उठा था दौरी अदालत खनाए था दालती नेका खनाए था मादी चुखा शुरू में दिलवा ही दाश्त है मनागा हुकूमत चुख का खरगा ने। अब लाल खातून का शौहर कलीमुल्ला
अपने खानदान के साथ खौफ की फिजा में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऐसी गरीबी को बड़े लोग सरदार ने पोस्ट बनाई, पुलिस पकड़ता को नहीं, दर फड़े गरीबी का इमदाद करो, पुलिस पकड़ने में कोई बाहर ये मैं कने पनांगती मेरे पोस्ट में मेरे कने बैठे थे, गरीबी को भजा छोड़े ने हुन मैं कने बैठे थे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के ऑर्डर आने के बाद थाना रुझान के SHO ने कलीमुल्ला की जमीन और घर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पर्चा तो दर्ज कर लिया, मगर वो अब भी मुल्जिमान को पकड़ने से गुरेज कर रहा है। कहता है तफ्तीश हो रही है। दूसरा मुकदमा खामन बख्श ने हाई कोर्ट के हुक्म से दर्ज कराया है, जिसमें 17 मुल्जिमान नामजद किए। जो खाता मुश्तरका है उसकी छानबीन हो रही है। हल्का पटवारी ने भी रिपोर्ट खामन बख्श के खिलाफ दी है, क्योंकि हल्का पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्टिंग पे रकबा है ना उसका। लाल खातून को रिवायात से बगावत की सजा दी गई या वो एक सरदार की अना की भेंट चढ़ा दी गई। एक जानिब इसका फैसला होना बाकी है, दूसरी जानिब उसके शौहर के घर और जमीनों के मामलात उलझे हुए हैं। इस केस के कुछ मुल्जिमान पकड़े गए, बाकी उसी इलाके में आजाद घूम रहे हैं, मगर रुझान पुलिस दम साधे बैठी है। आखिर क्यों? SP मूसा DPO राजनपुर से अपील करता है कि इस केस में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं, चाहे वो कोई वडेरा हो या उसका आलाकार, ताकि लाल खातून का खून रायगा ना जाए। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में मैं अपनी बेटी का सदका उतार कर तुम्हें दे देता। मुझे तो पहले इस पर शक था। चलो लाग गए, चल। लालच इंसान में अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर देती है और वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका अंजाम रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसी ही कहानी है अजमल की भी। शेख हनीफ साहब मेरे वालिद साहब के अच्छे दोस्त थे। वो लंदन से अपनी बेटी की शादी के लिए पाकिस्तान आए तो मेरे अब्बा से मदद के लिए कहा। अब्बा ने मुझे उनके पास भेज दिया ताकि मैं शादी में उनका हाथ बटा सकूं। तुम्हारे अब्बा नहीं आए? अंकल वो ऑफिस के किसी काम में बिजी हो गए थे, उन्होंने मुझे भिजवा दिया। आप हुक्म कीजिए, करना क्या है? यार कल इस तरह करना कि तुम अपनी बहन को जरा बाजार लेके जाना, इसने कुछ जेवर खरीदना है। ठीक है अंकल। भाई कब तक आओगे? अब ये तुम्हें ये कहेगी कि कल जरा लेट आना, ताकि ये अपनी नींद अच्छी तरह पूरी कर ले। आप भी ना पापा। मैं तानिया को सुनार के पास ले गया। उसने 30 लाख रुपए के जेवरात खरीदे और घर आ गई। मैंने उसको बाहिफाजत घर तक तो पहुंचा दिया, मगर उस दिन के बाद मेरे जहन में कुछ और ही चल रहा था। बुरे लोगों की सोहबत ने मुझे अच्छे बुरे की पहचान ही बुला दी थी। क्या बात है, आज तुम्हारा गेम की तरफ ध्यान नहीं है? छोटी छोटी गेमें करके थक गया हूँ मैं, कोई बड़ी गेम करना चाहता हूँ। मतलब ये कि कब तक छोटा छोटा जुआ खेलते रहेंगे, कोई बड़ा जुआ खेलते हैं। क्या करना चाहता है? मेरे पास एक प्लान है। खाली पहेलियां बुझाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? मैंने अपने जहन में आने वाले सारे मंसूबे से अपने दोस्तों को आगाह किया। मैंने उन्हें बताया कि अगर बड़ा हाथ मारना है तो शेख साहब ही क्यों नहीं। और अब तो मुझे घर की हर चीज़ के बारे में मालूम था, वो भी मेरे साथ
राजी हो गए। हमने मंसूबा बनाया कि किस तरह माल हासिल करना है। मैंने सारे घर का नक्शा समझ लिया था और घर के तमाम अफराद की रूटीन भी देख ली थी। एक दिन भैया, भाई के दरवाजे को लॉक क्यों नहीं किया? कितनी दफा कहा है कि भाई के दरवाजे को लॉक लगा के रखा करो, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है। और अंकल कहाँ है? भाई पापा जरा बाहर काम से गए हैं, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। लाओ। आ जाओ। मैंने अपने आप को जख्मी कर लिया ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। तमाम जेवर उठा लिया था और इसके साथ साथ सारी नकदी भी ले ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे की हवस कभी पूरी नहीं होती, तो मजीद पैसे हासिल करने के लिए एक और काम भी किया। हमने शेख साहब की बेटी को गवाह कर लिया। इकलौती बेटी है तेरी और जवान भी। 50 लाख कोई बड़ी रकम तो नहीं, लेकिन मैं इतनी रकम कहाँ से लाऊंगा, और वो भी एक दिन में? जो बोला है वो कर, और पुलिस को बताया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हेलो हेलो, किसका फोन था अंकल? वही डकैत थे जो मेरी बेटी को ले गए। क्या कह रहे थे? 50 लाख रुपया मांग रहे। अब अंकल मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। ठीक है। शेख साहब ने पुलिस को इत्तला कर दी थी और पुलिस का पहला शक मुझ पर था, क्योंकि मैं ही उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था और मुझसे उन्होंने पूछताछ शुरू की। उन्होंने बाजू में ही गोली क्यों मारी? मुझे क्या पता जी, शुक्र अल्लाह का ये है कि मैं बच गया हूँ। अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करना कि तुम बच जाओ। क्या मतलब? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे बेटे जैसा है। शेख साहब, बेटा तो नहीं है ना? आप इन बातों को छोड़े, आप ये बताएं कि अब करना क्या है? बस जैसे ही कोई फोन आए मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ, इजाजत दे। अपना ख्याल रखना। वैसे जख्म काफी गहरा है। जब मुझ पर शेख साहब और थानेदार दोनों का एतमाद बहाल हो गया तो मैं वहां से निकला और डेरे पर गया, जहां पर हमने लड़की को गवाह करके रखा था, ताकि अपने दोस्तों को बता सकूं कि शेख साहब ने पुलिस को बता दिया है। ये तो हमने पहले ही सोच रखा था कि हम फोन सिर्फ एक इस्तेमाल करेंगे, जिस पर सिर्फ शेख साहब से बात होगी। क्या माल तो बहुत खूबसूरत है। फिर तो बाहर जा, मैं आता हूँ। क्या बेटा? वो अंदर है। जितना काम काज है उतना किया कर। शाह बनने की कोशिश की तो तुझे। तेरा क्या जाता है इसमें? अजमल भाई, पैसों के लिए सब कुछ किया।
किसी की इज्जत खराब करने के लिए नहीं। ठीक है यार, ठीक है। मुझे पल पल की खब्र थी। शेख साहब को जब दूसरा फोन गया और बेटी ने कहा कि वो कर देंगे, पुलिस को ना बताना, तो शेख साहब ने पुलिस को आउट कर दिया। वो रकम देकर अपनी बेटी को ले गए। उस दिन हम बहुत खुश थे। हमने 50 लाख का हाथ मारा था, लेकिन जल्दबाजी में मैं एक और गलती कर चुका था। शर्म नहीं आई तुम्हें? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे कहते, मैं अपनी बेटी का सदका उतार कर तुम्हें दे देता। मुझे तो पहले इस पर शक था। चलो लाग करके चल। तानिया मेरी आवाज पहचान गई थी, लेकिन वो चुप रही कि कहीं हम उसे कत्ल न कर दें। घर आकर उसने सबको बता दिया। यूं मैं दौलत की लालच में उन लोगों की नजरों से ही नहीं गिरा, बल्कि मेरे घर वालों ने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे चला गया। और अब मेरे पास स्वाहे पछतावे के कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंसान के संभलने और तबाह होने के दरमियान सिर्फ एक लम्हा होता है। अजमल उस एक लम्हे को समझ नहीं सका और उसके हाथ रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ नहीं आया। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस फाइल टीम की तशवीश, कौन से मुकदमे हैं ज़ेरे तफ्तीश। पुलिस फाइल टीम की तशवीश, भलवाल की आसमा का केस है अभी तक जेरे तफ्तीश। भलवाल की 13 साला आसमा ज्यादती का शिकार हुई और उसका केस अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। भलवाल के नवाही गांव कौड़े कोट में रहता है एक मेहनत कश हाफिज एजाज अहमद, जहां घर में उसकी 13 साला बेटी आसमा भी अपने दीगर बहन भाइयों के साथ रहती है। आसमा अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में 6ठी जमात की तालिबा थी। 20-21 दिसंबर 2010 की दरमियानी शब इसी गांव के एक जमींदार चौधरी सिकंदर हयात रांझा के मुलाजमीन ने रात के अंधेरे में हाफिज एजाज अहमद के घर में दाखिल होकर उसकी बेटी आसमा को उठाया और एक वीरान घर में ले जाकर अपने दीगर 4 साथियों के साथ उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। इस ज्यादती की FIR 27 दिसंबर 2010 को
थाना मेला में 6 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज करा दी गई। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन केस अभी तक है जेरे तफ्तीश, क्योंकि मुल्जिमान की पुष्ट पनाही कर रहा है वो जमींदार जहां ये सब मुलाजमत करते हैं। इस केस के मुल्जिमान न सिर्फ गिरफ्तार हैं, बल्कि उन पर दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा भी दर्ज है। इस केस का मुल्जिम न सिर्फ पकड़ा गया है, बल्कि उस पर दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन इस केस की तफ्तीश हस्बे दस्तूर कछुए की चाल की तरह चल रही है। आखिर इकरार जुर्म के बावजूद मुल्जिम मुजरिम कब साबित होगा? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।